नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए 27 अक्टूबर को विशेषता ध्यान में रखते हुए, पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा को विशेषता ध्यान में रखते हुए और आपके साथ ही साथ आरओ की परीक्षा के प्रीलिम्स को भी ध्यान में रखते हुए ये एक 151 क्लासेस का एक मास्टर कोर्स तैयार किया गया है जो पूरी तरह से आपके लिए हमारे संस्थान ने निशुल्क उपलब्ध कराने की पहल की है। और आप लोगों की तैयारी को और चार चांद लगाने के लिए जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये 151 लेक्चर्स वो लेक्चर्स होंगे जहां से संभवतया प्रति लेक्चर्स से भी एक दो सवाल आने की पर्याप्त संभावना होगी। बिल्कुल रिफाइन करके, बिल्कुल R&D करके ये निकाला गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे परीक्षाओं में ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इस सारे सेगमेंट में मेरे पीछे आप जो भी टीचर्स देख रहे हैं वो सभी आपको पढ़ा रहे होंगे। मेरे हिस्से जो आपके प्रति जिम्मेदारी आई है वो विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास, 4 सेगमेंट की लगभग 30+ क्लास मैं आपको इन 150 में से कराऊंगा। बाकी करंट अफेयर्स और सीसेट की जिम्मेदारी भी संस्थान द्वारा मेरे ऊपर दी गई है। तो आज मेरा ये पहला लेक्चर है और इस सीरीज का ये चौथा लेक्चर होगा जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सौर मंडल और ब्रह्मांड। ठीक है, 1-1.25 घंटे आप लोग मेरे साथ रहेंगे और यकीन मानना फैक्चुअल दृष्टि से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और फैक्ट तो सारे क्लास में ही हम लोग याद कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी अप्रोच के साथ चलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, यहां हम कथा कहानी नहीं पढ़ेंगे कि इतना हुआ फिर ऐसे सरकार, ये सब नहीं पढ़ेंगे। फैक्चुअली जो चीज इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, जो आपके नंबर बूस्ट कर सकती है, ऐसा कुछ पढ़ेंगे और इसी के साथ अपनी इस यात्रा को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहला चैप्टर मेरे साथ। पहला चैप्टर आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखो सब लोग ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों के लिए वीडियो के लिंक में, जो इसका डिस्क्रिप्शन वीडियो ना पूरा वीडियो है, उसके लिंक में आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इसका पूरा डिटेल्ड शेड्यूल मिल जाएगा, है ना। पूरा डिटेल शेड्यूल के किस दिन किस किस की क्लास है ना। जो एक पूरा जिसमें दिवाकर सर ने इस वीडियो को बनाया है और आधे घंटे का वो वीडियो, उसमें उन्होंने सब बताया कब दिन किसकी क्लास होगी, क्या हमारा मोटिव है। उसका पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें। डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर भी पिंड फाइल में वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आपको डेली पता रहता रहे कि किस तरीके से आपको चीजें करनी है। जो विद्यार्थी मेंटरशिप से जुड़े हुए हैं वो कुछ ना करें, मेंटरशिप फॉलो करें और ये वीडियो 2x पे लगा के डेली देखते रहें, तो उनका डबल ट्रिपल तीसरा रिवीजन मेंटरशिप वालों का चल रहा है और यहां से भी चीजें रिवाइज होते चलेंगी। फैक्ट याद कराने की जिम्मेदारी आपकी, मेरे विषय की मेरे ऊपर है। ठीक है, चलिए तो सौरमंडल, ब्रह्मांड, सबसे पहले ब्रह्मांड, सौरमंडल और विभिन्न ग्रह, अगले 1 घंटे में इसको बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे। तो इन सब टर्मिनोलॉजी को समझने से पहले सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं, ताकि आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हो। भाई खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको पता हो, ये सब हम देखते चलते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं देखूंगा खगोलीय पिंड। कोई भी खगोलीय पिंड किसको कहा जाता है ना, खगोलीय पिंड हम किसको कहते हैं, या सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। तो कोई भी ऐसा आइटम, ठीक है, मैं यहां लिखूं खगोलीय पिंड क्या है। ठीक है, खगोलीय पिंड, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी क्या है। तो ऐसा कोई भी मैं आपको लिखने की बजाय बोल के ही बताऊंगा, ज्यादा टाइम जाएगा लिखने से। ऐसा कोई भी पिंड जो हमें इस ब्रह्मांड में कहीं भी अस्तित्व रखता है, इस ब्रह्मांड में कहीं भी दर्शनीय देख सकते हैं या ना देख सकते हो, वो सारे पिंड अपने आप में अलग अलग सेलेस्टियल बॉडी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस दुनिया में सारे क्या हो, जीव हो। अब जीव में भी मनुष्य हो गए, फिर आगे कैटेगराइजेशन हो जाएगा, साहब ये तारे हो गए, ये ग्रह हो गए। तो ऐसे ही सब जीव हैं, मतलब सब सेलेस्टियल बॉडी हैं, और सेलेस्टियल बॉडी के आगे सब पार्ट्स होते हैं या बाइफर्केशन होता है। ठीक है, चलिए तो सेलेस्टियल बॉडी समझ में आ गई। ऐसा कोई भी पिंड जो इस ब्रह्मांड में अस्तित्व रख रहा है, सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड है। दूसरा महत्वपूर्ण जो टर्मिनोलॉजी आपकी होनी चाहिए वो है स्टार। तारा क्या है ना।
तो अब इनमें से कुछ खगोलीय पिंड क्या है? इनमें से कुछ खगोलीय पिंड वो हैं जिनके पास अपनी एनर्जी है, चाहे किसी भी फॉर्म में वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, किसी भी फॉर्मेट में एनर्जी उनमें क्रिएट हो रही हो, है ना। तो उनके पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश, दो चीज जिसके पास है, जिस भी सेलेस्टियल बॉडी के पास ये दो चीज है, क्या? ऊर्जा और प्रकाश, है ना। ऊर्जा प्लस प्रकाश, जिस भी सेलेस्टियल बॉडी के पास ये दो चीजें हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं स्टार या तारा, ठीक है। उसको हम कह रहे हैं स्टार या तारा। अब हमारे सौर मंडल का स्टार क्या है? हमारे सौर मंडल का स्टार है, उसको हम बोलते हैं सूर्य या सन, ठीक है, सूर्य या सन। ऐसे ही हमारे सन के निकटस्थ तारा कौन सा है? जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह सवाल आपसे कई बार पूछा गया है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी 4.22 प्रकाश वर्ष है, घबराना नहीं है, सब बता दूंगा। प्रकाश वर्ष क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, अभी आगे सब पढ़ेंगे। वो कितनी दूर है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है हमसे 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है, और हमारे सौर मंडल का या सूर्य का सबसे निकटस्थ तारा है। कैसे याद करोगे कि भाई सारे सौर मंडल की मां कौन है? सबको ऊर्जा और प्रकाश कौन दे रहा है? सूरज दे रहा है। तो ऐसे ही प्रॉक्सी मां है, दूसरी वाली मां है जो हमारे सबसे पास में है। ऐसे करके आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये हो गया स्टार। तो हमने सबसे पहले देखा सेलेस्टियल बॉडी, कोई भी पिंड जो ब्रह्मांड में अस्तित्व रखता है सेलेस्टियल बॉडी है। अब सेलेस्टियल बॉडी को सब पार्ट कर रहे हैं, उनमें पहला है स्टार या तारा। तो ऐसा पिंड जिसका अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश हो, वो तारा होता है। और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा यह ऊष्मा या प्रकाश हो सकता है। हम सूर्य पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि सूर्य की ऊर्जा और एनर्जी या प्रकाश का स्रोत क्या है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यह है नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टलेशन। ये क्या होता है? आसमान में जब आप रात को कभी आसमान में सोएं, है ना, छत को निहारें, देखें ऊपर आसमान को निहारें, तो आपको तारों की बनती बहुत सारी आकृतियां दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है, जो हम आराम से देख लेते हैं, वो है आपका सप्तऋषि तारा मंडल, है ना। सप्तऋषि तारा मंडल आसमान में आपको कुछ इस तरीके से, शायद आप देख पा रहे हो, मैं दूसरे कलर से भी इसको हाईलाइट कर देता हूं। जैसे एक तारा ये है, एक तारा ये है, एक तारा ये है, 3 और 1 2 3 4। तो ये सप्तऋषि तारा मंडल कुछ आसमान में ऐसा दिखता है। तो तारों की कोई आकृतीय समूह को हम क्या कह देते हैं? उसको हम नाम दे देते हैं नक्षत्र मंडल। में इमेज इसीलिए लगा के लाया हूं ताकि आप इमेजिनेशन से चीजें ठीक से समझ पाएं। तो ये क्या है? ये नक्षत्र मंडल है। और ये देखो इससे आकृति बन रही है, ऐसे 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 ऐसे। और ये क्या है? ये है नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टलेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आपकी 3 टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई। सेलेस्टियल बॉडी क्लियर है, स्टार क्लियर है, कॉन्स्टलेशन क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला आपका है प्लेनेट किसको कहेंगे, ग्रह किसको कहेंगे? ग्रह किसको कहेंगे, है ना। ग्रह कहेंगे कि जो एक स्टार है, जैसे आपके सौर मंडल का स्टार क्या है? सन है। उस स्टार के चारों तरफ बहुत सारे दीवाने परवाने घूम रहे हैं, उनको अपन कहते हैं ग्रह, है ना। तो ग्रह है, वो प्लेनेट है, वो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? बोले भाई साहब हमें थोड़ा सा प्रकाश दे दो और हमें थोड़ी सी क्या दे दो? रोशनी दे दो, एनर्जी दे दो। तो जो जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, लेकिन है सेलेस्टियल बॉडी ही ये भी, है ना, है ये भी खगोलीय पिंड, लेकिन इनकी क्या विशेषता है कि एक तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं और उसी से प्रकाश या ऊर्जा भी ग्रहण कर रहे होते हैं। तो प्रकाश और ऊर्जा ग्रहण करेंगे और इसके चारों तरफ घूमेंगे, वो कहलाएंगे ग्रह। और याद रखना, ग्रह किस प्रकार की कक्षा में घूमते हैं? तो ग्रहों के घूमने की कक्षा ऐसे गोल नहीं होती है, बल्कि ऐसे दीर्घ वृत्ताकार होती है। इसको क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। तो ग्रह अपने तारे के किस जो है कक्षा, किस प्रकार की कक्षा में परिक्रमा लगाते हैं? दैट इज क्या कहते हैं? दीर्घ, जो ये दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। टर्मिनोलॉजी इसलिए बता रहा हूं ताकि पता रहे, है ना, चीजें पता रहे। आगे चलते हैं। अगला क्या है? उपग्रह।
अब नाम से ही स्पष्ट है, सैटेलाइट। उपग्रह भी दो टाइप के हैं, एक मैनमेड उपग्रह है और एक प्राकृतिक उपग्रह। उपग्रह क्या, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएं, मतलब तुम इनके पीछे घूम रहे हो, ये तुम्हारे पीछे घूम रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है पूरा सौर मंडल की संरचना है कि एक तारा होगा, मेन स्टार होगा, उस स्टार के चारों तरफ बहुत सारे ग्रह घूम रहे होंगे, उससे प्रकाश ले रहे होंगे, उन ग्रहों के भी चारों ओर कुछ भैया दीदी घूम रहे होंगे, दैट इज उपग्रह, सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पृथ्वी का सैटेलाइट क्या है, चंद्रमा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो कमिटेड है वो किसके प्रति है, पृथ्वी के प्रति है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, ना कि सूर्य के चारों ओर। भले ही वो प्रकाश और इत्यादि चीजें सूर्य से ही प्राप्त कर रहा है, लेकिन घूम किसके चारों तरफ रहा है, घूम रहा है पृथ्वी के चारों तरफ। अगला देखते हैं, अगला आ गया कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आपको पता है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए क्या क्या उद्देश्य होते हैं, कभी साइंस एंड टेक पढ़ रहे होंगे, वहां क्लियर करेंगे। विभिन्न उद्देश्यों के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले मानव निर्मित उपग्रह जो हैं वो हैं ये, ठीक है। इनका क्या काम है, इनका बेसिकली बहुत सारा काम हो सकता है। इनका काम रेडियो संचार हो सकता है, इनका काम मॉनिटरिंग करना हो सकता है, इनका काम और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये कृत्रिम उपग्रह, तो ये टोटल कुछ टर्मिनोलॉजी थी, है ना। इसके सिवा अभी जो आपको सबसे कंफ्यूज करती है वो क्या, सर क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, सर उल्का पिंड क्या होते हैं, सर पुच्छल तारा क्या होते हैं। तो इसको अपन एक इमेज से ही समझ लेते हैं। ये देखो आप, ये है सूर्य, है ना, ये चार ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह पट्टिका पाई जाती है। मतलब ये तो बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे मान लो बड़े बड़े पत्थर घूम रहे हैं, छोटी मोटी कंकड़ बजरी जो है ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट है। और ये कहां पाई जा रही है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। याद रख लेना, कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है, बुध पृथ्वी मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाई जा रही है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाई जा रही है। और ये अरुण वरुण के बाद जो ये आप देख रहे हो कुछ मीटर सा घूमता हुआ, इसको बोलते हैं कूपर बेल्ट। पीसीएस में नहीं पूछा है, यूपीएससी में एक बार पूछा गया है कूपर बेल्ट कहां पाई जाती है। तो कूपर बेल्ट भी याद रखना, या कूपर बेल्ट भी लिखा मिल सकता है, वो आपके 8 ग्रहों के बाद एक घूमती हुई संरचना है कूपर बेल्ट। तो दो फैक्ट हो गए, क्षुद्र ग्रह पट्टिका और कूपर बेल्ट। क्षुद्र ग्रह पट्टिका मंगल बृहस्पति के बीच, कूपर बेल्ट अरुण वरुण के बाद, ठीक है। चलिए तो ये देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह क्या है। तो क्षुद्र ग्रह जो ग्रहों के अलावा छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो सौरमंडल में घूम रहे हैं, वो भी, है ना, बिग बैंग के समय इनकी भी उत्पत्ति हुई है, भी देखेंगे बिग बैंग भी क्या है। तो ये है, ये ग्रहों से छोटे और धूमकेतु उल्का से बड़े होते हैं। अभी धूमकेतु और उल्का दो आइटम रह गए। ये सोलर सिस्टम के निर्माण के समय बने। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनकी टक्कर से पृथ्वी के निर्माण में मदद मिली। आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको रखना है क्षुद्र ग्रह क्या है, बोले कंकड़ पत्थर छोटे छोटे वाले हैं, मंगल बृहस्पति के बीच घूम रहे हैं, बात खत्म। उसके बाद सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा क्षुद्र ग्रह मंगल बृहस्पति के बीच है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर धूमकेतु क्या है, उल्का देख लो पहले, उल्का क्या है, ये चट्टान या धातु से बने पिंड होते हैं। अब देखो इनमें भी दो टाइप के पिंड हैं, ये छोटी छोटी कंकड़ पत्थर जो घूम रहे हैं ना, इनमें भी दो आइटम है। क्या, एक तो ठोस बने हुए हैं, जैसे अभी ग्रहों का भी वर्णन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि कुछ ग्रह ठोस हैं, कुछ ग्रह गैसियस हैं, गैस के बने हुए हैं। तो ऐसे ही जब ये ग्रह बड़े बड़े ऐसे हैं तो छोटे छोटे आइटम भी ऐसे होंगे। कुछ ठोस हैं, है ना, जो एकदम धात्विक चीजों से बने हुए हैं, और कुछ गैसियस है। तो जो ठोस हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं उल्का पिंड। जो ठोस है, मेटेरॉइड्स, है ना, मैटर से बने हुए हैं, मेटेरॉइड्स, उल्का पिंड। और एस्टेरॉइड क्या है, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। अब क्षुद्र ग्रह तो सम्मिलित रूप से सबको बोल दिया, उल्का वो हो गए जो ठोस बने हुए हैं। फिर उसके बाद धूमकेतु क्या है, ये पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने हुए होते हैं, ये सबके बने हुए होते हैं, इनको बोलते हैं कमेट, ठीक है। धूल गैस निकलने से इनमें चमकती हुई पूंछ सी नजर आती है ना। इनकी अगर ऐसे घूम रहा होगा तो इसमें पीछे से ऐसी सी पूंछ सी दिख रही होगी, हवाई जहाज में नहीं दिखती पीछे से लाइन, ऐसे ही इसमें दिखती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है उल्कापात। उल्कापात क्या होता है, अगर उल्का पिंड कोई वायुमंडल में प्रवेश कर जाए तो यह हवा के घर्षण के कारण जलने लगता है। मान लो उल्का पिंड घूम रहा है, आपने पढ़ा होगा फलानी जगह गिरेगा उल्का पिंड, बन जाएगी 4 किलोमीटर की झील। तो वो क्या होगा उल्का पिंड, भाई साहब टहल रहे थे वातावरण में, गलती से एंट्री ले ली, दूसरे ट्रैक पे गिर गए पृथ्वी पे, ये मैटर है, ठीक है।
घर्षण से जलने लगती है, तेज चमक पैदा होती है, इसे उल्कापात बोलते हैं। आम भाषा में इसे तारा का टूटना भी बोल देते हैं, लेकिन तारा टूटना अलग घटना है, ठीक है। चलो खैर, तो इसे उल्कापात कहा जाता है। और उल्का पिंड क्या है? अगर उल्का का कुछ हिस्सा बिना जले धरती पर गिर जाए, मान लो हवा में एंट्री ली, हवा में सर आग क्यों लग गई? घर्षण के कारण हवा में आग लग गई। हाथ रगड़ो अपने ऐसे ऐसे करके, क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। घर्षण के कारण जो है पैदा होता है, ताप पैदा हो रहा है, उसमें इतना तेज घर्षण है, उसकी स्पीड है कि उसमें आग लग जाती है। आग लगना उल्कापात, आग लग के फिर भी बच के धरती पे गिर गए, उल्का पिंड हो गया। तो सारे ये बिंदु मुझे लगता है आपको समझ में आएंगे। क्षुद्रग्रह क्या है? जो घूम रहे हैं छोटे छोटे आइटम। उल्का पिंड क्या है? जो ठोस बने हुए हैं। और उसके बाद धूमकेतु क्या है? धूम मचाले कर रहे हैं, इनके पास बर्फ भी है, गैस भी है, बोले सब कुछ है हमारे पास, है ना। तुम्हारे पास क्या है? इनके पास सब कुछ है। उल्कापात जब गिर रहा है, आग लग जा रही है वायुमंडल में प्रवेश के कारण, घर्षण के कारण। और उसके बाद उल्का पिंड क्या है? जब धरती पे गिर जाता है, जल के कुछ कैसे भी करके बचा हुआ जो भाग होता है, उल्का पिंड होता है। तो ये 5 बिंदु इतना कंफ्यूज करते हैं ताकि मैंने आपको क्लियरेंस के साथ चीजें बता दी। मेरा उद्देश्य ये है फैक्ट हम याद करते रहे और जो चीजें कठिन आपको लगती हैं वो बताता रहूं, ठीक है। चलिए, अब यहां से जो मैंने 2 फैक्ट बताए उनको याद रखना। क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल बृहस्पति के बीच, कूपर बेल्ट या क्यूपर बेल्ट आपकी मिलती है वरुण के बाद, ठीक है। वरुण के बाद सौरमंडल के 8 ग्रहों के बाद। चलिए अब देखते हैं ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड क्या है? देखो समझ लो ब्रह्मांड क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो क्या है, सौरमंडल है भाई, ये रही पृथ्वी। पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों तरफ, ठीक है। ऐसे तमाम ग्रह घूम रहे हैं, ये क्या हो गया? आपका सौरमंडल हो गया। ऐसे तमाम सौरमंडल ब्रह्मांड का एक केंद्र है, उस केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे तमाम सौरमंडल, ये ब्रह्मांड का एक केंद्र है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे तमाम सौरमंडलों को मिलाकर बोलते हैं एक आकाश गंगा। और ऐसी ही तमाम आकाश गंगाएं किसी और सेंटर की ओर चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। ये पूरा मिलके बनता है ब्रह्मांड, ठीक है। अगली एक इमेज से मैं आपको आसानी से बता पाऊंगा। जैसे ये है आप हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी जैसे बहुत सारे वो हैं सौरमंडल में ग्रह हैं। सौरमंडल बहुत सारे हैं, किसमें? आकाशगंगा के पार्ट हैं। और बहुत सारी आकाशगंगा किसमें है? ब्रह्मांड में है। तो सबसे बड़ा क्या? ब्रह्मांड, ठीक है। आप अपनी कल्पना कर लो। आदमी सोचता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई चींटी तो बहुत बड़ी हो गई, उतने भी बराबर वैल्यू नहीं है ब्रह्मांड के अंदर आपकी, है ना। चलो तो खैर ये ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? माना जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविस्फोट सिद्धांत से हुई है, जिसको इंग्लिश में नाम दिया गया है बिग बैंग थ्योरी। क्या है सर? माना जाता है आज से 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक छोटा सा पिंड था। छोटे से पिंड पे सब कुछ सेंट्रिक था। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, उच्च घनत्व, उच्च ताप, उच्च डेंसिटी का आइटम था। उसको नाम देते थे सिंगुलैरिटी, है ना, सिंगुलैरिटी। तो सिंगुलैरिटी में क्या था? अचानक से विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। टाइम आया, अंतरिक्ष आया, स्पेस आया, इन सारी चीजों की उत्पत्ति उस बिग बैंग के बाद हुई है। और अभी ब्रह्मांड कैसा है? एक्सपेंड कर रहा है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? ब्रह्मांड एक्सपेंड करेगा, बढ़ेगा और एक नियत समय के बाद सिकुड़ना शुरू होगा और सिकुड़ के फिर सिंगुलैरिटी पे आ जाएगा और फिर सिंगुलैरिटी में महाविस्फोट होगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो अभी क्या हो रहा है? अभी ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है। सर आप कैसे देख रहे हो? इंची टेप से नापा है क्या? नहीं। उसका एक उदाहरण माना जाता है रेड शिफ्ट या लाल विस्थापन। अभी सिर्फ याद कर लो, उसको समझाने में आधा घंटा चला जाएगा। ब्रह्मांड फैल रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है रेड शिफ्ट या लाल विस्थापन। आपसे पूछा जा सकता है अलग से कि ब्रह्मांड फैल रहा है, निम्न में से क्या इसका उदाहरण है या क्या इसके पक्ष में तर्क है? तो आपको बताना है रेड शिफ्ट इसके पक्ष में तर्क है, लाल विस्थापन तर्क है। तो महाविस्फोट सिद्धांत हुआ है, कब हुआ है? महाविस्फोट सिद्धांत हुआ है 13.6 वर्ष पहले या 13.7 वर्ष पहले। कैसे याद रखोगे? बोले महाविस्फोट हुआ, बोले कब हुआ? 13.7 हुआ, मतलब 13.7 अरब वर्ष पूर्व या 13.6 वर्ष पूर्व। तो कैसे हुआ? बोले विस्फोट 13.7 हुआ, मतलब 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। तो इसके महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक किसको माना जाता है? यह भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। यकीन मानना जितनी स्लाइड्स लाए हो ना,
सारे परीक्षा के प्रश्न है एज इट इज रखे हुए, और बड़ी बात नहीं होगी अगर सौर मंडल से प्रश्न आता है तो इसी कक्षा से आएगा। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी ये है, एक तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने मित्र मंडली को साझा करो, वो पूरा पीडीएफ भी कि देख बाबू ऐसे ऐसे क्लासेस चलेंगी, और डिकोड एग्जाम जो क्लास आपको कमिट कर दिया वो क्लास तो होगी ही, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्लास चलेंगी, क्लास को साझा करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, बाकी अपनी राय भी कमेंट्स में रख सकते हो कि आपको पढ़कर कैसा लगा। खैर, तो इसके प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज लेमेतेयर है ना। लेमेतेयर, कहीं लेमेत्रे करके लिखा मिलेगा, लेमेतेयर आप याद रखोगे, बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक है। आजकल ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यही सिद्धांत सर्वमान्य है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व, कहीं कहीं 13.6 अरब वर्ष पूर्व उस सिंगुलैरिटी में महाविस्फोट हुआ, और उसके पश्चात क्या हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड का वो क्या है? निरंतर विस्तृत हो रहा है। मैंने आपको बताया, बिग बैंग बताता है कि एक्सपेंशन थ्योरी, एक्सपेंड हो रहा है, अभी सब कुछ विस्तृत हो रहा है, फिर सिकुड़ेगा, है ना। और इस तरीके से ब्रह्मांड बनता बिगड़ता रहता है, निरंतर विस्तृत हो रहा है। इसका सशक्त उदाहरण क्या है? लाल विस्थापन या रेड शिफ्ट। क्या होता है? तरंग के आधार पर मैं आपको बताता हूं, ऐसी तरंग के आधार पर देखते हैं, तरंग का तरंग दैर्ध्य बढ़ता जा रहा है, ये रेड शिफ्ट का वो है, ठीक है। चलिए, आकाश गंगाओं का अनंत समूह ब्रह्मांड, मैंने आपको बता दिया, सिंपल है। ये क्या है? ब्रह्मांड है। इसमें बहुत सारी क्या हैं? आकाश गंगाएं हैं, फिर समझ लो, है ना। इसमें बहुत सारी क्या हैं? इसमें बहुत सारी सर आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाओं में बहुत सारे क्या होंगे सर? आकाश गंगाओं में बहुत सारे सौर मंडल होंगे, सौर मंडल में बहुत सारे क्या होंगे? ग्रह होंगे, ठीक है। सौर मंडल का अपना एक तारा होगा, उस तारे के चारों तरफ बहुत सारे घूम रहे होंगे आवारा, जिनको अपन कहते हैं ग्रह। उन ग्रहों के भी चारों ओर कुछ आइटम घूम रहे होंगे, जिनको कहते हैं उपग्रह। फिर भी छोटे छोटे जो चूरन छक्कल टाइप के लोग रह गए जो घूम रहे हैं, फिर भी वो क्या है? वो है क्षुद्र ग्रह। उन क्षुद्र ग्रह में भी दो टाइप के आइटम हैं, जो कतई ठोस हैं वो है उल्का, और जो गैस और बर्फ और इन सब से बने हुए हैं वो क्या है? वो है धूमकेतु। और धूमकेतु में भी कुछ धूमकेतु ऐसे होते हैं जिनके पीछे गैसियस सी लाइन सी दिखी रहती है ना, उनको बोलते हैं पुच्छल तारा। उल्का में भी जब उल्का धरती पे गिरेगा, आग लगेगी, उस घटना को कहेंगे उल्कापात। आग लगने के बाद भी थोड़ा बहुत आइटम धरती पर गिर जाएगा, उसको कहेंगे उल्का पिंड। रिवाइज भी करा दिया आपका फटाफट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब आ गई आकाश गंगा क्या है। तो आकाश गंगा कैसी हो सकती है? आकाश गंगा की आकृति पर भी आपसे चीजें पूछी जाती हैं कि आकाश गंगा की आकृति कैसी हो सकती है। तो आकाश गंगा कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी होगी, टेढ़ी मेढ़ी, सर्पिलाकार भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है। जी आकाश गंगा है, मेरी मर्जी, है ना, मैं कैसी भी हूं, मतलब आकाश गंगा कैसी भी हो सकती है। आपकी आकाश गंगा का क्या नाम है? आपकी आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। कौन सी आकाश गंगा? कौन सा मोहल्ला? बोले उस मोहल्ले का नाम जिसमें आपका घर है, मतलब उस आकाश गंगा का नाम जिसमें आपका सौर मंडल है। तो उस आकाश गंगा का क्या नाम है? उस आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे या गैलेक्सी दुग्ध मेखला, ठीक है। चलिए, आकृति अनेक प्रकार की होती है आकाश गंगा की। तारों का विशाल समूह है भाई। एक आकाश गंगा में तमाम तारे होंगे, या मैं कहूं सूर्य होंगे, तो उनके आसपास ग्रह भी होंगे। चलो, आपकी आकाश गंगा ये है। आपकी आकाश गंगा का आकृति कैसी है? इनमें से जी ये वाली डिजाइन पसंद आई मुझे, तो कौन सी? सर्पिलाकार थी, याद रखोगे। आपकी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे, आपकी आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार है, ठीक है। चलिए, और हमारा सौरमंडल इसी में स्थित है। इसका अन्य नाम मंदाकिनी भी बोलते हैं। मंदाकिनी भी हमारी आकाश गंगा का ही नाम है। आगे देखते हैं अगला महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम आ गए अपने सौरमंडल पे, ठीक है। आकाश गंगा हमने देख ली, है ना, ब्रह्मांड देख लिया। अब हम आ गए सौरमंडल पे। माफ कीजिएगा, सौरमंडल क्या है? सौरमंडल बा विभिन्न ग्रह। सौरमंडल को देखते हैं। समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। आपको पता है, आपकी पृथ्वी पे प्रकाश आ रहा है। कौन आ रहा है? जी लाइट लगा के ले लिया मैंने, तो लाइट से नहीं आ सकता प्रकाश। प्रकाश कहां से आ रहा है? जो नेचुरल प्रकाश है वो आपको प्रदान कर रहा है सूर्य। और प्रकाश के साथ साथ ही आपको मिल रही है क्या? सूर्य तप या ऊष्मा।
और यकीन मानना उसी उष्मा से सारे कांड हो रहे हैं, चाहे फिर वो बादल फट रहे हैं, बिजली गरज रही है, हवाएं चल रही हैं, समुद्र बह रहे हैं, सब कुछ उसी सूर्य तप से हो रहा है। जब मैं आपको बताऊंगा, पृथ्वी पे ताप कटिबंध बताऊंगा, तो बताऊंगा कि कैसे टेम्परेचर से, कैसे सूर्य तप से हवा चल गई, कैसे हवा से क्या हुआ, लो प्रेशर हाई प्रेशर बन गए, कैसे लो प्रेशर हाई प्रेशर से धरती वाली हवा चल गई, कैसे उस हवा से बादल बन गए, कैसे बादल से बारिश हो गई, सब कुछ इसी ताप पे, इसी सूर्य तप पे है। तो पूरी सन की, पूरा जो ब्रह्मांड है उसका स्रोत क्या हो गया, सूर्य तप या सूर्य की एनर्जी। ठीक है, तो ये समस्त ऊर्जा का स्रोत है सौरमंडल में सूर्य। सूरज का निर्माण कब हुआ है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। याद रखोगे, सूरज का निर्माण कब हुआ है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। और ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ था, बोले तेरे साथ विस्फोट हुआ था, मतलब 13.7 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ है, ब्रह्मांड बना है, उस सिंगुलरिटी में विस्फोट हुआ है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। और हमारा सन कब बना है, सन हमारा जो हमारा सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल का सूर्य है, वो बना है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। उसके बाद 4.5 या 4.4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी बनी है, और फिर और सारे ग्रह बनते चले गए हैं। ये पूरा वो है, सिस्टम है। ठीक है, क्या है सौरमंडल, ग्रहों, मैंने आपको बता दिया ग्रह क्या होता है, जो चारों तरफ घूम रहे हैं, क्षुद्र ग्रह छोटे वाले आइटम, उल्का अभी आपने बता दिया, ठोस यस छोटे वाले जो ठोस यस है उल्का है, धूमकेतु जिसके पास गैस बर्फ है वो, एवं अन्य आकाशीय पिंडों का समूह है क्या, सौरमंडल। तो सौरमंडल कलेक्टिव रूप से इन सब चीजों का नाम है। आपको क्वेश्चन दे देगा, निम्नलिखित में से सौरमंडल के भाग क्या क्या है, ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन सी उल्का पिंड, ऑप्शन डी कुछ और दे देगा। आपको क्या करना है, याद रखना है सब सौरमंडल के पार्ट है। नीचे आपको दे देगा क्या नहीं है, या एबीसीडी वाले ऑप्शन भी दे सकता है। अच्छा सवाल यहां से एक बन सकता है। सौरमंडल के ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक और पहले ग्रह था यम, या इसको अंग्रेजी में कहते थे प्लूटो, है ना। तो इनको तो भगा दिया, बोले चल वे चल तू अपना काम कर। क्यों, 2006 में शैतानी कर रहा था। सारे ग्रह कैसे घूमते हैं, ये है सूर्य। सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं भाई, अपने मार्ग से कोई विचलित नहीं होता। ये चचा क्या कर रहे थे, दूसरे की कक्षा में जा रहे थे और फिर लौट के आ रहे थे, मतलब किसी ग्रह की कक्षा काट रहे थे। तो इनको कहा गया कि तुम शैतानी कर रहे हो, ग्रह की कंडीशन फॉलो नहीं करते, इसलिए गेट आउट, है ना। हम आपको अपने सौरमंडल से बाहर निकालते हैं। 2006 की ये घटना है। 2006 में इंटरनेशनल वो जो होती है ये ब्रह्मांड वाली संस्था, इनकी मीटिंग हुई थी। इन्होंने कहा कि भाई साहब ऑर्डर, यू आर क्रॉस आउट ऑफ बॉर्डर। ठीक है, चलो तो सौरमंडल विभिन्न ग्रह हमने देख लिया। अब देखो, ये सौरमंडल है आपका पूरी तरह से, ये रहा आपका सूर्य, है ना। सूर्य के बगल में है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर मंगल और बृहस्पति के बाद क्या है, क्षुद्र ग्रह पट्टिका है ना। क्षुद्र ग्रह पट्टिका है, क्षुद्र ग्रह पट्टी, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। और नेपच्यून के बाद एक और पट्टी ऐसे ही पड़ती है जिसको बोलते हैं कूपर बेल्ट या क्यूपर बेल्ट। ठीक है, मैं फिर जोर देके कह रहा हूं, पीसीएस ने सवाल नहीं पूछा है, यूपीएससी ने एक बार स्टेटमेंट में सवाल पूछा है, टपकने की संभावना प्रबल है। चलो ये हो गया। अब इनका जो सिस्टम है, जैसे ये जो शुरुआत वाले 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन सब की संरचना क्या है, ये सब पार्थिव ग्रह हैं, मतलब इनकी संरचना ठोस है ना, ठोस से बने हुए हैं, ठोस ग्रह है, पार्थिव ग्रह है ना। बाद वाले 5 इन ग्रहों को क्या बोलते हैं, गैसियस ग्रह। चारों ग्रहों को, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको बोलते हैं गैसियस ग्रह या फिर जोबियन ग्रह भी इनको बोलते हैं। तो ये सब क्या है, पार्थिव ग्रह है। ये क्या है, बाद वाले जोबियन ग्रह। इनकी भी डिटेल क्या है देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले सबसे सूर्य के पड़ोस में है बुध। बुध है, बुध क्या कर रहा है, बुध सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा 88 दिन में पूरी कर लेता है, अपने अक्ष में 59 दिनों में घूम लेता है। अक्ष पे घूमना और परिक्रमा क्या चक्कर है, मान लो ये पेन है, ये अपने ये देख लो, ये अपने अक्ष पे भी परिक्रमा कर रहा हो और मेरे चारों तरफ भी घूम रहा हो, तो ये ऐसे ऐसे तो अपने अक्ष पे घूमेगा ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे मेरे चारों तरफ भी घूमेगा। ये है अक्ष पे घूमना और
क्या कहते हैं, आपके चारों तरफ घूमना। अक्ष पे घूमने के कारण क्या है, दिन रात हो रहे हैं। जैसे मान लो अभी ये आपकी तरफ येलो वाला पार्ट दिख रहा होगा, अपने अक्ष पे ऐसे घूमा, येलो वाला पार्ट इधर आ गया, ये वाला पार्ट जो आपकी तरफ आ गया, मान लो मुझसे ही अगर इसे वो प्राप्त हो रही है क्या कहते हैं, प्रकाश, तो ये भाग अंधेरे में चला गया। ऐसे घूमने के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। वो भी अभी हम पृथ्वी की गतियां देखेंगे, वहां देखेंगे, ठीक है। अगली क्लास संभवतः है शुक्र है अगला। शुक्र 255 दिनों में घूम रहा है, पृथ्वी 365 दिन में घूम रही है, मंगल 687 दिनों में घूम रहा है ना। इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह भी कहीं कहीं मिलेगा, सूर्य के बहुत नजदीक है और चट्टानों से बने हैं, याद रखना, चट्टानों से बने हैं। लास्ट वाले 4 यूरेनस नेपच्यून, सॉरी बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, 7-8 यूरेनस नेपच्यून है। तो बृहस्पति क्या है, 11 साल में परिक्रमा कर रहा है आराम से, 11 साल 11 महीने में। शनि कितने में, 29 साल में परिक्रमा कर रहा है। यूरेनस कितने में, 84 साल में परिक्रमा कर रहा है। नेपच्यून 164 साल में। साल किसके हैं, ये पृथ्वी के अकॉर्डिंग साल माने गए हैं। आप एक कॉमन चीज देखो कि जो सूर्य के जितनी पास है वो परिक्रमा उतनी जल्दी कर ले रहा है, जो जितनी दूर है वो परिक्रमा उतनी देर में कर रहा है। देख लो 88, 255, 365, 687, इसी हिसाब से परिक्रमा लोग कर रहे हैं। कॉमन सेंस भी लगाओ, है ना। क्या कि अगर ये गोला है, इसके चारों तरफ तुम्हें भागना हो, तुम जल्दी भाग लोगे। दूर वाला गोला हो, देर से भगोगे, और दूर वाला गोला हो और आराम से भगोगे, है ना। तो ये सिस्टम है, इस हिसाब से दूर से कर रहे हैं। तो सूर्य के सबसे निकटस्थ कौन सा ग्रह हो गया, सूर्य के सबसे निकटस्थ हो गया बुध। सबसे दूर कौन हो गया, अरुण, वरुण या यूरेनस। नेपच्यून सबसे दूर हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा सिस्टम है इनका। इनको हम कह रहे हैं, इन चारों को कह रहे हैं पार्थिव ग्रह या चट्टानी ग्रह। याद रखोगे, इन चारों को कह रहे हैं गैसियस ग्रह या जोवियन ग्रह, ठीक है। चलिए, अब और चीज देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं सौर मंडल का सब सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। अभी आपने देखा दूर कौन सा ग्रह है, तो निकट कौन सा ग्रह हो जाएगा, दूर कौन सा ग्रह हो जाएगा। ऐसे ही मैं पूछूं सौर मंडल का सबसे ज्यादा घनत्व किस ग्रह का है, घनत्व किसका सबसे ज्यादा है, और घनत्व मिनिमम किसका है ना, घनत्व मिनिमम किसका है। ऐसे ही मैं आपसे कहूं सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, मैं आपसे कहूं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ये भी एज ए फैक्ट आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे निकट कौन था, अभी हमने देख लिया बुध था, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे निकटस्थ है, ठीक है। चलिए, सबसे दूर कौन सा है, यूरेनस, नेपच्यून या अरुण, वरुण या नेपच्यून इसको बोलेंगे, सबसे दूर है। ऐसे ही सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, घनत्व होना मतलब ठुसके भरा हुआ होना, कौन है, पृथ्वी है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, अपनी पृथ्वी का है, अर्थ का है। सबसे कम घनत्व किसका है, सबसे कम घनत्व है शनि का, ठीक है। याद रखना, शनि का घनत्व सबसे कम है। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आपके बुध ही सबसे छोटा है ना। बगल में भी है, छोटा भी है। ऐसे ही सबसे पहले परिक्रमा कौन पूरी कर ले रहा है, तो सबसे पहले परिक्रमा पूरी कर लेता है आपका क्या कहते हैं, बुध। और सबसे बाद में परिक्रमा कौन पूरी करता है, तो सबसे बाद में परिक्रमा आपकी पूरी करेगा वरुण या नेपच्यून, ठीक है, वरुण या नेपच्यून। इसी हिसाब से दो चीजें और पूछी जाती हैं, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, ठीक है। गर्म ग्रह कौन सा। अब आप एक कॉमन सेंस लगाओगे, आप कह सकते हो जी बुध पड़ोस में है, बुध गर्म होगा। बुध गर्म नहीं है, गर्म कौन सा है, शुक्र है ना। और ठंडा कौन सा है, जो सबसे दूर है, नेपच्यून सबसे ठंडा है। शुक्र के गर्म होने का क्या कारण है, यहां के वायुमंडल की जो गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है, जिस कारण क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी संरचना पैदा हो जाती है कि गैस गई तो लेकिन वो वहीं रुक गई, है ना। वही जैसे गाड़ी, फॉर एग्जांपल धूप में गाड़ी खड़ी कर दो, धूप में गाड़ी खड़ी कर दो तो कांच क्या होता है, एनर्जी को अंदर तो जाने देता है, ऊष्मा को, लेकिन भाई साहब बाहर नहीं निकलने देता। यही रहोगी अब तो तुम, है ना। तो क्या होती है, गाड़ी अंदर से हीट हो जाती है, वही कारण इसके साथ है। तो कैसे याद रख लोगे, शुक्र है, गर्मी है भाई साहब, जाड़ा नहीं पड़ रहा, क्या है, शुक्र है, गर्म है। ऐसे ही दो ग्रह और हैं, एक शुक्र और एक अरुण।
या यूरेनस, इसको बोलते हैं, अंग्रेजी वाले हो तो यूरेनस, नहीं तो लिखोगे मस्त साहब थोड़ा सा अंग्रेजी भी, यूरेनस। ठीक है, चलो इनका क्या मैटर है, ये दोनों छोटे भाई हैं। कैसे छोटे भाई हैं, शुक्र शनिचर साथ साथ नाम लेते हैं तो शुक्र छोटा है, अरुण वरुण या यूरेनस नेपच्यून साथ साथ नाम लेते हैं तो यूरेनस छोटा है, अरुण छोटा है। और छोटे भाई क्या होते हैं, शैतान रहते हैं, ये भी दोनों शैतान है। कैसे, सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य के चारों तरफ पूर्व से पश्चिम, कैसे, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट परिक्रमा कर रहे हैं। ये दो शैताने कह रहे हैं नहीं हम तो जी उल्टे डांस करेंगे, हम उल्टे घूमेंगे। ये दोनों छोटे भाई हैं, याद रखने के लिए बता रहा हूं, पेपर में आएगा कंफ्यूज हो जाओगे कौन उल्टा घूम रहा था। दोनों छोटे भाई हैं, शुक्र शनिचर में शुक्र, अरुण वरुण में अरुण, यूरेनस नेपच्यून में यूरेनस, ये दोनों भी उल्टे घूम रहे हैं। इनकी डायरेक्शन क्या है जी, हम तो पश्चिम से पूरब घूमेंगे, हम तो बिल्कुल अलग अलग घूमेंगे, ये दोनों उल्टे भी घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए ये हो गए, है ना। अब आगे चलते हैं, अपन आगे देखते हैं सौरमंडल की प्रमुख परिघटनाएं जो निकट में ही हुई हैं। कई बार टर्मिनोलॉजी से सवाल पूछा गया है, यूपीएससी तो पूछ चुकी है ना। जैसे सोलर प्रोमिनेंस क्या होता है, यह कभी एक दिन में के लिए बनता है तो कभी कोरोना में ही महीनों तक बना रहता है। कोरोना क्या होता है, सन की आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं कोरोना। सोलर एक्टिविटी क्या है, एक ये चीज आपको जरूर पता होना चाहिए मेरे हिसाब से कि एक जो सोलर साइकिल होता है, मतलब सूर्य में जो समान परिघटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति कितने वर्ष बाद होती है, 11 साल बाद होती है। ये फैक्ट जरूर याद रखना, एक सोलर साइकिल करीब 11 साल की होती है। सोलर साइकिल की स्टेज बढ़ने पर सोलर एक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। मान लो सोलर साइकिल 11 की जगह 12 साल का हो गया तो ड्यूरेशन जो सोलर एक्टिविटी है उनकी बढ़ती जाएगी। यहां से याद आपको क्या रखना है, सोलर साइकिल कितने समय का होता है, सोलर साइकिल सर 11 साल का होता है। सन स्पॉट क्या है, सूर्य पर काले धब्बे दिखाई देते हैं हमें कुछ, है ना, वो ब्लैक होल नहीं है, ब्लैक होल अभी बाद में देखेंगे क्या है। सन पर कुछ डार्क स्पॉट दिखाई देते हैं, उनको सन स्पॉट बोलते हैं। सोलर फ्लेयर क्या है, वैज्ञानिकों ने सोलर फ्लेयर को उसकी वेवलेंथ के मुताबिक 3 कैटेगरी में बांटा है। सोलर फ्लेयर मतलब सौर ज्वाला, सूर्य से निकलती हुई तेज लपटें सी दिखती हैं, सौर ज्वाला। जिस 11 साल के पीरियड में यह कार्य होता है उस साल सूर्य तप अपेक्षाकृत ज्यादा प्राप्त होता है और सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होने से सारी परिघटनाएं बदल जाती हैं। मैंने आपको बताया जितने कार्यक्रम पृथ्वी पे चल रहे हैं ना, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, चक्रवात अकड़म जो सोच सकते हो सब लगभग सूर्य तप का परिणाम होता है। ठीक है, तो ये जब कार्यक्रम होगा और भी ज्यादा। अभी जो रिसेंट की परिघटना थी वो थी कोरोनल मास इजेक्शन, CME। नासा के मुताबिक CME रेडिएशन और सूर्य पार्टिकल्स के गोले हैं जो मैग्नेटिक लाइन फील्ड्स के साथ आने पर बहुत तेजी से फटते हैं। मतलब सन का भी कुछ मैग्नेटिक एरिया होता है ना, वहां आके वो फटने लगते हैं। इनसे भी जो है चीजें होती है, आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ताकि आप अगर आ जाए ऑप्शन तो इजीली टिक कराओ। ठीक है, आपसे पूछेगा सन स्पॉट क्या है ना, तो तुमसे कहेगा अच्छा सूर्य में पड़ने वाले धब्बे, दूसरा कहेगा स्किन पे पड़ने वाले धब्बे, एटलीस्ट पता तो हो। ठीक है, चलिए तो ये टर्मिनोलॉजी हमने देख ली, आगे चलते हैं। अब देखते हैं सूर्यमंडल व विभिन्न ग्रह क्या। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रह, न जाने कितनी बार सवाल पूछा गया है कि इसके बाद कौन सा ग्रह है। 4 ग्रह दे दिए, सूर्य से बढ़ते क्रम में लगाओ, एक आकृति के क्रम में लगाओ। अभी यही 2 मिनट में याद हो जाएंगे, कुछ नहीं रटना है ना, अभी याद कर लेते। देखो सबसे पहले याद रखना कि सूर्य के पास कौन है, बुध है। इतनी गर्मी है सूर्य के पास, फिर भी सूर्य के पास पड़ा है। क्यों, बोले मैं बुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं इसलिए पास पास घूम रहा हूं। घूम ले भैया पास पास, सबसे पास कौन है, बुध। ठीक है, अब क्या करना है आपको, हफ्ते के एक दिन छोड़ो, दूसरा ग्रह प्राप्त करो, ग्रह मिल जाएंगे। जैसे बुध के बाद अगला दिन कौन सा होता है, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद अगला दिन कौन सा होता है, शुक्र। बुध के पड़ोस में कौन है, शुक्र। शुक्र से एक दिन छोड़ो, शनिवार। अगला दिन कौन सा होता है, रविवार। रविवार को हम लिख रहे हैं पृथ्वी, अगला ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी के बाद एक दिन छोड़ो, सोमवार। अगला दिन कौन सा, मंगलवार। अगला ग्रह कौन सा, मंगल। मंगल के बाद एक दिन छोड़ो, बुध। बुध के बाद कौन सा ग्रह, बृहस्पति, ये रहा। बृहस्पति के बाद एक दिन छोड़ो, शुक्र। शुक्र के बाद अगला कौन सा दिन होता है, शनि, ये रहा। और अरुण वरुण या यूरेनस नेपच्यून, 2 भाई तो लास्ट में घूम ही रहे हैं। तो ग्रह सीधे सीधे याद हो गए, आप चाहो तो रट भी सकते हो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हो सर सबसे निकट में तो बुध घूम रहा था, गर्मी लग रही इतनी, लेकिन भाई साहब बगल में घूम रहे हैं। लेकिन साथ साथ यहां पर यह भी याद रखना सबसे गर्म ग्रह मास्टर ने कौन सा बताया था, सबसे गर्म ग्रह बताया था शुक्र है कि गर्मी है, जाड़ा नहीं पड़ रहा। ठीक है, शुक्र सबसे गर्म है, रीजन भी मैंने आपको उसका बता दिया था। तो सबसे पास
बुध है और बुध से हफ्ता के एक एक दिन छोड़ के गिनते चले जाओ, क्रोनोलॉजी पूरी सेट हो जाएगी, क्रम पूरा सेट हो जाएगा। बुध, बृहस्पति छोड़ा शुक्र, शनि छोड़ा रवि यानी पृथ्वी, सोमवार छोड़ा मंगल, बुध छोड़ा बृहस्पति, शुक्र छोड़ा शनि, फिर अरुण वरुण, ये पूरा क्रम है सूर्य से बात तक होने का। तो ये इजी है, इसमें कंफ्यूज आने जैसा कोई सिस्टम नहीं है। ये याद हो जाएगा तो इसी से हम याद करेंगे आकृति के अनुसार जो सूर्य के ग्रहों का क्रम है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होता है। सबसे बड़ा, अभी मैंने पीछे जो हम टर्मिनोलॉजी में देख रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। बाकी देख लेते हैं। तो लास्ट के चारों का जो क्रम है अगर आपको याद है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यही चारों सबसे बड़े हैं। पहले नंबर पे बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर पे अरुण, चौथे नंबर पे वरुण, यही चारों बड़े हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक, उसके बाद आ जाओ फिर 5वें नंबर पे आती है आपकी पृथ्वी। 5वें नंबर पे कौन आती है, पृथ्वी। छठे नंबर पे आती है पृथ्वी की बहन बोली जाती है शुक्र। ये भी ऐसे याद रखेंगे कि शुक्र है, बहन है, भैया नहीं है, दोनों बहनें बहनें हैं। पृथ्वी भी हम मां है ना, पृथ्वी मां है और पृथ्वी की बहन है शुक्र, दोनों बहनें हैं, भाई नहीं है। तो 5वें के बाद छठे नंबर पे आता है शुक्र, फिर आता है मंगल, पृथ्वी का भैया मान सकते हो लेकिन है नहीं, भाई है ना। फिर उसके बाद आता है बुध। बुध क्या है, सबसे छोटा है। तो ग्रहों का क्रम क्या हो गया, लास्ट के 4 लगाओ, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, उसके बाद आ जाओ 5वें पृथ्वी, छठे पे पृथ्वी की बहन कौन, शुक्र, फिर मंगल, फिर सबसे छोटा सर आपने बताया था बुध। तो ये ग्रहों की छोटे से बड़े की तरफ क्रोनोलॉजी है। ये 2 क्रोनोलॉजी याद कर लो। मैं फिर कह रहा हूं ये वाली क्लास देख लो, सौर मंडल का सवाल बाहर नहीं आने का, इतनी औकात नहीं सवाल की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं बुध, सारे ग्रह देखते हैं इसी क्रम में, उनके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको देखते चलते हैं। 15-20 मिनट में इसको देख लेंगे ताकि सौर मंडल पूरी तरह से, ब्रह्मांड पढ़ लिया, सौर मंडल पढ़ लिया, विभिन्न ग्रह पढ़ लेंगे पूरी तरह से। जैसे ये है आपका बुध, सूर्य के सबसे निकट है, सबसे छोटा है। दोनों फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों फैक्ट मैंने आपको याद करा दिए हैं। सबसे निकट है, सबसे छोटा है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं, बुध है। ठीक है, यहां अत्याधिक गर्म तो होगा ही, रातें अत्याधिक बर्फीली है। सर ये बात समझ में नहीं आई, सूर्य के पास है फिर रातें कैसे बर्फीली हो गई। देखो होता क्या है, जब सूर्य से विकिरण प्राप्त होता है, सूर्य से विकिरण प्राप्त हुआ, गर्माहट हुई, वातावरण गर्म हुआ, वातावरण गर्म होता है तो जो गैसें हैं है ना, गैसें एक चैम्बर की भांति काम करती हैं। कैसे, जैसे गाड़ी का शीशा, अंदर तो आने दिया, बाहर हौले हौले जाने देगा, हौले हौले जाने देगा, सुबह तक जाने देता है, सुबह को फिर सूरज निकल आता है, मामला नॉर्मल बना रहता है। मान लो शीशा हटा दो, एकदम तो गर्मी हो जाएगी है ना, एकदम जैसे सनरेज आएंगी, सूर्य निकलेगा, गर्मी हो जाएगी खूब, वातावरण है नहीं, सूरज जैसी गया सारा सौर विकिरण फिर वापस, रात में एकदम ठंडी हो गई। तो क्या होगा, जहां वातावरण का अभाव पाया जाएगा वहां दिन तो एकदम गर्म होंगे लेकिन रातें एकदम कूल कूल टाइप वाली होंगी, ठंडी ठंडी। यही बुध के साथ है, दिन अत्याधिक गर्म है, रातें बर्फीली हैं, अतः बुध का तापांतर सर्वाधिक है। तापांतर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि भाई एकदम गर्मी हो रही है, एकदम ठंडक हो रही है ना। चलिए, सबसे कम समय में बुध की परिक्रमा कर लेता है, बगल में है। परिक्रमा का क्रम पूछ ले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो जितनी दूर वो उतने ज्यादा टाइम में परिक्रमा करेगा। ठीक है, चलिए फिर बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, 2 हैं बुध और शुक्र, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। क्यों, बोले बिल्कुल सूर्य के पास में पड़े हो, हमें और गर्मी लगवाओगे, हम तुम्हारी तरफ और चक्कर काटे, हम नहीं काटेंगे भाई साहब, उपग्रह मने कर रहे हैं। ठीक है, तो उपग्रह इनके कोई नहीं है, ना बुध का है ना शुक्र का है, इनके दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है, मतलब आपने पहले ही बता दिया, वायुमंडल का अभाव है, तभी तो दिन गर्म हो रहे हैं, रातें बर्फीली हो रही हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला ग्रह देखते हैं, शुक्र आ गया। सांझ को, शाम को पश्चिम में, सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, शाम को दिखाई देता है, सुबह सुबह सा नारंगी सा दिखाई देगा आपको एक तारा सा, वो क्या है, शुक्र है। तो सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों बहन क्यों कह रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी सकल सूरत मैच कर रही है। कैसे मैच कर रही है, घनत्व तो पृथ्वी के बराबर है, डेंसिटी लगभग पृथ्वी के बराबर है, अक्षीय झुकाव लगभग पृथ्वी के बराबर है, आकार भी लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए बहन कह रहे हैं। थोड़ी सी छोटी है जी, छोटी बहन है। तो छोटी बहन क्यों है, घनत्व बराबर, आकार बराबर और भी सिमिलरिटी है, इसलिए शुक्र बहन है। शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम CO2 है, जिस कारण क्या है, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। CO2 का क्या काम होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी तो CO2 गैस है। भाई साहब एनर्जी आ तो गई, जाने नहीं दे रही उसको, है ना। मतलब क्या है,
कि एनर्जी तो ले ली लेकिन हीट इतनी हो गई, पार्थिव विकिरण इतना हो गया, अब बाहर नहीं जाने दे रही, तो उसका वायुमंडल एकदम क्या है, हॉट हॉट है, एकदम गर्म है। कितना टेम्परेचर हो जाता है, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड यहां टेम्परेचर लगभग होता है, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, और इस पर SO2 के घने बादल हैं, मतलब SO2 है, CO2 है, दोनों मिलकर एनर्जी को रोक ले रही है, एकदम गर्माहट सब में हो रही है। शुक्र एवं अरुण की परिक्रमा विपरीत दिशा में होती है, मैंने आपको बताया था, पूर्व से पश्चिम अर्थात दक्षिणावर्त है, दिशा के विपरीत, अच्छा दिशा विपरीत, पश्चिम से पूर्व होती है, ठीक है। चलिए, तो विपरीत घूमते हैं, है ना, जबकि अन्य सभी ग्रह वामावर्त दिशा में घूमते हैं। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है, ना बुध का है ना शुक्र का है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी आ गई अब आकार में 5वां, लेकिन सूर्य के बाद तीसरा, बुध शुक्र पृथ्वी। आकार कौन सा, बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी, ठीक है। तो आकार में 5वां, लेकिन सूर्य के बाद तीसरा है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, बिल्कुल ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23 डिग्री और कितना 60 होते हैं, तो 23 डिग्री 30 मिनट ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 30 लिखेंगे, ध्यान रखना, 23 डिग्री 30 मिनट, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। झुकी हुई का क्या मतलब है, ऐसे होने की जगह ऐसे है, तो पृथ्वी ऐसे ऐसे करके घूमती है, ठीक है। चलो, और पृथ्वी की आकृति क्या है, पृथ्वी की आकृति ना तो गेंद की तरह है ना गोले की तरह है, किसकी तरह है, जियोइड है, भूआब है ना। पृथ्वी की आकृति को क्या बोलेंगे, जियोइड या पृथव्याकार बोलते हैं। इसका कोई अलग से आकार नहीं है, अपना खुद की आइडेंटिटी है, खुद का आकार है पृथव्याकार। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है, देख लो, क्योंकि 70% भाग पे जल है, आपको पता है 70% भाग पे जल होने के कारण सब कुछ नीला नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष आपसे पूछेगा क्या है, तो सौर वर्ष क्या है ये आगे देख लेंगे, प्रकाश वर्ष देख लेंगे, सौर ब्रह्मांड वर्ष देख लेंगे, सौर वर्ष देख लेंगे, ये भी मैं आपको भी आगे बता दूंगा। तो सौर वर्ष क्या है, पृथ्वी पर जो सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को जितना समय लगता है, इसको सौर वर्ष कहते हैं। आगे चलते हैं, मंगल, अगला ग्रह आ गया मंगल, 7वां बड़ा ग्रह है, दोबारा क्रम से याद रखो, बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल, फिर जो है बुध है, तो 7वां बड़ा है और चौथे स्थान पर है। यही 4 आंतरिक ग्रह हैं या पार्थिव ग्रह, इतनी बार रिपीट हो गया, अब तो याद ही हो जाना चाहिए। इसमें क्या है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, लोहे की अधिकता है, आयरन और ऑक्साइड। भाई आयरन का ऑक्साइड क्या होता है, जो छत पे गाटर सरिया कुछ रखा होगा, लोहे का सामान, भाड़ भंकड़ कबाड़ कुछ होगा, उस पर देखो जो जंग लग जाती है, जंग छुटाओ, लाल लाल सा आइटम होता है, वो क्या है, वो आयरन ऑक्साइड है। तो मून पर, इस पे क्या है, मंगल पे क्या है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, और आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। सांझ का तारा, भोर का तारा किसको कह रहे थे, दीदी को कह रहे थे, मतलब पृथ्वी की बहन को कह रहे थे, मतलब शुक्र को कह रहे थे। लेकिन लाल ग्रह किसको कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं मंगलवार को, ठीक है, मंगल को, सॉरी। और पृथ्वी के समान ही अक्षीय झुकाव है इसका, कितना 25.5 डिग्री, पृथ्वी का कितना है 23 डिग्री, तो इस पर दिन और रात भी लगभग पृथ्वी के बराबर के ही होते हैं। फोबोस और डेमोस इसके 2 उपग्रह हैं। अब यहां से उपग्रह शुरू हो जाएंगे, पृथ्वी से शुरू है, पृथ्वी का 1 है, फिर 2, फिर आगे संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। उपग्रह क्या है, बोले भाई साहब शांति में ठंडक में घूमेंगे, गर्मी वालों के चारों तरफ नहीं घूमना, तो बुध और शुक्र के चारों तरफ नहीं घूम रहे, बाकी घूम रहे, ठीक है। 2 उपग्रह हैं। डीमोस क्या है, इस ब्रह्मांड का भी सबसे छोटा उपग्रह है ना, फोबोस डीमोस। डीमोस क्या है, इस ब्रह्मांड का भी सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ध्यान रहना, पृथ्वी के भी ताऊ वाला ज्वालामुखी है, कौन सा, ओलंपस मोन्स। तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी मंगल ग्रह पे है, और यह पर्वत आपको ताज्जुब होगा, माउंट एवरेस्ट से भी 3-4 गुना ऊंचा है, ठीक है, 3 गुना ऊंचा है माउंट एवरेस्ट से। कौन सा, निक्स ओलंपिया। आने वाले समय में इस पे भी लोग चढ़ाई करेंगे। अभी एक दीदी थी, कौन, पूर्णिमा सिंह नाम है, शायद 13 दिन में 3 बार चढ़ गई, नेपाली है, ठीक है। चलो, करंट अफेयर्स वाली क्लास में हमने किया था। आगे चलते हैं, बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति क्या है, अब जोवियन ग्रहों की शुरुआत हो गई, गैसियस ग्रहों की शुरुआत हो गई, गैसीय ग्रहों की शुरुआत हो गई, बृहस्पति उनमें से एक आ गया। बृहस्पति चाचा वैसे क्या है, सबसे बड़े हैं, तो आकार में सबसे बड़ा,
सबसे भारी ग्रह है, यह भी याद रखना, सबसे भारी है। सबसे हल्का कौन है? बुध है। सबसे भारी कौन है? बृहस्पति है, यह भी ध्यान रखना। सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। सर्वाधिक उपग्रह है इसके, और बहुत छोटे बड़े सब तरीके के हैं, ठीक है। गैनीमीड, कैलिस्टो, ये सब इसके, यूरोपा, ये सब इसके बड़े उपग्रह हैं। और गैनीमीड जो इसका उपग्रह है वो सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह फेबोस डीमोस, डीमोस किसका था? मंगल का था। सबसे बड़ा गैनीमीड, गैनीमीड किसका है? बृहस्पति का है। तो ये दो फैक्ट भी आपको परीक्षा में पूछे गए। बृहस्पति के बाद आते हैं शनि, आकार में दूसरा। क्यों? दोबारा क्रम से याद करो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण या यूरेनस, नेपच्यून, फिर पृथ्वी, छठे नंबर पर शुक्र, पृथ्वी की बहन, 7वें नंबर पर मंगल और फिर बुध, ठीक है। ऐसे 8 ग्रह हैं आकार के क्रम में। तो दूसरा सबसे बड़ा है। सूर्य के क्रम में, दूरी के क्रम में छठे नंबर पे है। क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं। इसके चारों ओर बलय पाए जाते हैं। ये है शनि का, हमेशा आपने इमेज जैसे ही देखा होगा, चारों ओर ऐसे बलय से। ये किसका है? ये गैस के बलय हैं, है ना, गैस के बल हैं। एक्चुअली है क्या कि शनि के पास इतना ज्यादा गैसेस हैं, उन गैसेस के आकर्षण के कारण बहुत सारे जो रेता टाइप का आइटम है, मान लो ऐसे मैंने वो कंकड़ पत्थर बोला था क्षुद्र ग्रहों को, ये सब इसके चारों तरफ गैसियस घूम रहे हैं, इस वजह से बलय से दिखाई देते हैं, ठीक है। घनत्व इतना है, सभी ग्रहों में सबसे कम है। सबसे ज्यादा घनत्व मैंने आपको किसका बताया था? बाई डिफॉल्ट पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा बताया था, अभी बताया था, भूलो मत यार, ठीक है। चलो, वायुमंडल में बृहस्पति के समान ही हाइड्रोजन और ये सब है, गैस के गोले हैं। लास्ट के चारों ग्रह गैसियस हैं, शुरू के चारों ग्रह पार्थिव में। बहुत बेसिक सी बात है। शनि का सबसे पहला खोजा गया टाइटन है उपग्रह, जो शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा। पहला कौन था? सर बृहस्पति का जो उपग्रह था गैनीमीड, वो सबसे बड़ा है। नाम ही उसका गेंडे जैसा, गैनीमीड, है ना, तो सबसे बड़ा वही है। सबसे छोटा कौन सा है? फोबोस, डीमोस, डीमोस है ना। चलो, शनि के बाद आ गए अरुण। वैसे तो लास्ट के चारों ग्रहों पे छल्ले से दिखते हैं, लेकिन शनि पे बलय सबसे ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। अरुण क्या है? तीसरा बड़ा है। बृहस्पति, शनि, अरुण है और सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें नंबर पर है। मीथेन गैस अधिकता है, याद रखना। अरुण के पास क्या है? मीथेन गैस ज्यादा है और नीले हरे से रंग का दिखता है, नीले हरे से रंग का दिखता है। मीथेन गैस ज्यादा है किसके पास? अरुण के पास है। जस्ट इमेजिन एक अरुण, है ना, आपके आसपास कोई तो अरुण होगा, मेरे आसपास भी है। मैंने सोच लिया भाई सब नीला नीला से कपड़े में इमेजिन कर लो उसको, नीली शर्ट हरी पैंट, ऐसे इमेजिन कर लो। अरुण कोई भी होगा आसपास, इमेजिन करो, नीली शर्ट पहनना है, ग्रीन पैंट पहनना है और चारों तरफ क्या है? छल्ले ही छल्ले हैं। ओहो हो, तो ये क्या हो गया? मीथेन की अधिकता के कारण है नीला और हरा ग्रह, ठीक है, हरा और नीला ग्रह, ठीक है। चलो, नीले हरे रंग का है। अक्षीय झुकाव जो इसके कारण ये है, लेटा हुआ भी, इसका अक्षीय झुकाव कितना है? तो अरुण को इमेजिन करो, भाई साहब नीली और हरी पैंट पहन के बैठे हैं और लेटे हैं। क्यों? क्योंकि अक्षीय झुकाव उनका ज्यादा है। अक्षीय झुकाव ज्यादा होने की वजह से क्या है? लेटा हुआ ग्रह है, ठीक है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है, उल्टा घूम रहा था, मैंने आपको बताया। बाकी सब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अरुण ग्रह भी शनि के चारों तरफ बलय पाए जाते हैं, शनि के समान ही। तो अरुण के विषय में भी 3 बड़े इफेक्ट हो गए। क्या? हाइड्रोजन की अधिकता, नीला हरा ग्रह है और लेटा हुआ ग्रह। क्यों? क्योंकि अक्षीय झुकाव इसका इतना ज्यादा है कि लेटा हुआ सा प्रतीत होता है। इसके बाद अंतिम ग्रह सौरमंडल का वरुण, आकार में चौथा है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण चौथा और सन से दूरी के क्रम में सबसे लास्ट ग्रह है, 8वें नंबर पे है। सूर्य की परिक्रमा करने में 165 साल लग रहे हैं। भाई साहब इतनी दूर हो तो परिक्रमा तो आराम आराम से करोगे, देर से करोगे, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, ठीक है। यह हरे रंग का होता है, इसके साथ सर्वाधिक शीतल ग्रह है। हरा है, एकदम शांत है, सर्वाधिक शीतल है। क्यों शीतल? वो शीतल नहीं, शीतल मतलब ठंडक है। क्यों? क्योंकि सबसे दूर है, सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुंच पाता, चाचा पहुंचने से पहले ही ठंडे हो जाते हैं। तो क्या है कि ये सबसे ठंडा ग्रह है। क्यों? क्योंकि सबसे दूर है। तो हमने सारे ग्रह देख लिए, हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख ली। सबसे पहले मैंने आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करा देता हूं फटाफट, है ना, ताकि आपकी क्लास एकदम मजे से हो, आप एकदम घर पे जाओ तो हो आनंद ही आनंद। जैसे सबसे पहले हमने देखा खगोलीय पिंड क्या होते हैं, जो भी कुछ आपको ब्रह्मांड में दिख रहा है। उसके बाद हमने तारा देखा जिसके पास अपना प्रकाश हो, अपनी ऊष्मा हो, है ना, वो तारा है। उसके बाद हमने देखे ग्रह, ग्रह क्या होते हैं जो, उसके बाद हमने देखा नक्षत्र मंडल, तारों की कुछ आकृति बनती है, इसको बोलते हैं नक्षत्र मंडल। तारों में एक बात बतानी मैं आपको भूल गया था, तारे में 3 कलर होते हैं, लाल, सफेद और नीला। इन्हीं से ही इनका टेम्परेचर पता चलता है। लाल का टेम्परेचर मिनिमम होता है,
मैं सही बोल रहा हूं, लाल का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता, मिनिमम होता है, नीले का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, और सफेद इनके बीच का है। तो हमने तारा देखा, तारे के बाद नक्षत्र मंडल देखा, नक्षत्र मंडल के बाद ग्रह देखे जो तारे से अपनी ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं, तारे के चारों तरफ घूम रहे हैं। उसके बाद हमने देखा उपग्रह जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद हमने देखा कृत्रिम उपग्रह जो मानव द्वारा प्रक्षेपित है। उसके बाद हमने देखे उल्का पिंड और ये सब क्षुद्र ग्रह क्या है, छोटे छोटे आइटम जितने भी उल्का क्या है जो पार्थिव है ना, चट्टानिक बने हुए हैं। धूमकेतु क्या है जो गैस और बर्फ से भी बने हुए हैं। पुच्छल तारा क्या है जिनके पीछे गैसियस धारा सी निकलती रहती है। उल्कापात क्या है जब वायुमंडल में गिरते हुए घर्षण से उसमें आग लग जा रही है, घटना उल्कापात है। उल्का पिंड क्या है जब जलने के बाद भी थोड़ा बहुत टुकड़ा पृथ्वी पर गिर जाए, उल्का पिंड है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने ब्रह्मांड देखा 13.6 13.7 क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, लार्ज लेमेत्रे या लेमेतेर इसके प्रतिपादक हैं। फिर हमने देखा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, आकाशगंगा में बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांडों में बहुत सारे तारे होते हैं। तारों में क्या होता है, एक तारा जो है मिलकर सौरमंडल बनाता है। उस सौरमंडल में क्या क्या होता है, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उल्कापिंड होते हैं, कूपर बेल्ट होती है। फिर हमने उसके बाद देखा है ना, ये सब हमने देख लिया। फिर हमने देखा जो सूर्य है वो क्या है ना, सौरमंडल, इसके ग्रह हैं कौन कौन से हमने देख लिए। निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है सौर मंडल के। फिर हमने देख लिए ये सारे ग्रह, 4 ग्रह शुरुआत वाले पार्थिव या चट्टानी ग्रह, लास्ट वाले 4 ग्रह हैं जोवियन ग्रह। ठीक है, क्रम जो है हमने देख लिया, सबसे निकट क्या है बुध है, सबसे दूर क्या है वरुण है, सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है, सबसे कम घनत्व शनि का है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा क्या है बुध है, सबसे गर्म शुक्र है, सबसे ठंडा क्या है यूरेनस है। ठीक है, चलिए फिर हमने देखा इसके बाद ये सारी घटनाएं हमने देख ली। फिर हमने देखा सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रह, तो सबसे पहले क्या है बुध शुक्र, मैंने आपको बताया बुध है पास में घूम रहा है, बुद्धू है। उसके बाद एक एक दिन छोड़ते जाओ, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि। ठीक है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में है। आकार के क्रम में क्या है, लास्ट वाले चारों बृहस्पति शनि अरुण वरुण, उसके बाद आ जाएगी पृथ्वी, 6ठे नंबर पर शुक्र पृथ्वी की बहन और या भोर का या सांझ का तारा कहते हैं। 7वें नंबर पर आ जाएगा आपका मंगल, 8वें नंबर पर आ जाएगा बुध। फिर उसके बाद हमने देखे एक एक ग्रह, बुध के संबंध में ये सारी चीजें हमने देख ली। सबसे छोटा है, अत्याधिक गर्म है ना, तापांतर सबसे ज्यादा है। शुक्र क्या है, पृथ्वी की बहन है, सांझ का या भोर का तारा कह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद शुक्र और अरुण जो है जो वामावर्त दक्षिण उल्टे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, बाकी सब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। पृथ्वी देखी थी, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, आकृति भूभाव है। उसके बाद मंगल देखा, 7वां बड़ा ग्रह है। मंगल पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है जिसके कारण वो लाल ग्रह सा लगता है। और मंगल पर निक्स ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट का भी 3 गुना। और ऐसे ही ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। उसके बाद हमने देखा बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और गैसियस ग्रह है, सबसे ज्यादा उपग्रह है, गैनीमीडिस का उपग्रह है जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद हमने देखा शनि, शनि के भी उपग्रह हैं, 2 ग्रह थे जिनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, ये सब हमने देखा। तो शनि में बले पाए जा रहे हैं। अरुण देखा, अरुण जो है तीसरा बड़ा ग्रह है, लेटा हुआ ग्रह भी कह रहे हैं, और अक्षीय झुकाव ज्यादा है और मीथेन की अधिकता है, इसलिए हरा और नीला ग्रह भी इसको बोलते हैं। वरुण क्या है, वरुण एकदम शांत है, हरा दिखता है, क्यों, क्योंकि इसका शीतल सबसे शीतल ग्रह कौन सा है, वरुण है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मापक इकाइयां हैं, इनसे भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। जैसे प्रकाश वर्ष होती है, लाइट ईयर क्या है ना, ये क्या है। अब बहुत बड़ी कोई दूरी नापनी हो, कैसे नापोगे भाई, इंची टेप लेके थोड़ी घूमोगे। तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उस यूनिट को कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। कितनी तय कर रहा है देख लो भाई साहब, 9.461 इंटू 10⁻12, बहुत हो गई, काउंटिंग के परे है, प्रकाश वर्ष है, इतना प्रकाश एक साल में घूम लेता है। ठीक है, प्रकाश द्वारा तय की जा रही है। पारसेक क्या है, पारसेक प्रकाश वर्ष के भी ताऊ है, 3.3 या 3.33 कहीं लिखा मिलेगा, इतना प्रकाश वर्ष जो है उसको कह रहे हैं पारसेक, है ना, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है पारसेक। फिर ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, ब्रह्मांड वर्ष कहता है सूर्य भी जो है पूरा ग्रह सब सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं और पूरा सौरमंडल नू करके एक किसी और सेंटर के चक्कर लगा रहा है, जितने वर्ष में लगाता है इसको कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। सामान्यतः आयु होती है 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, देख लो 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है, इस अवधि को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। खगोलीय इकाई क्या है, खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर और इस डिस्टेंस को बोल देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई बोल देते हैं। 15 करोड़ अगर आपको कहीं लिखा मिला है या खगोलीय इकाई लिखा मिला है तो वो ये है। सौर वर्ष क्या होता है, पृथ्वी सूर्य का
चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसको सौर वर्ष कहते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो गई। इसके सिवा कुछ महत्वपूर्ण, जैसे आपको कहीं कहीं आपको एक टर्मिनोलॉजी मिलेगी ब्लैक होल। ब्लैक होल एक टर्मिनोलॉजी आपको कहीं कहीं मिलेगी गोल्डीलॉक्स जोन, है ना, गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक जोन। एक टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी चंद्रशेखर लिमिट। क्या मिलेगी? बस अंतिम चल रही है क्लास, चंद्रशेखर। ये 3 टर्मिनोलॉजी, क्योंकि सवाल इनसे आए हैं इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। एक आपको मिलेगी चंद्रशेखर सीमा, इनको भी समझ लो ये क्या क्या है। जैसे ब्लैक होल क्या है? कोई ऐसा लार्जर एनर्जी का स्रोत, मतलब उसके पास इतनी अत्यधिक कंसंट्रेटेड ऊर्जा है जिसके कारण उसका गुरुत्वीय बल जो है बहुत ज्यादा हो गया। गुरुत्वीय बल बहुत ज्यादा हो गया, मतलब प्रकाश की किरण को भी वो जाके वापस नहीं आने दे रहा, उसको भी कह दे रहा है आजा मुझ में समा जा। ऐसा कोई भी कंसंट्रेटेड एरिया ब्रह्मांड में कहलाता है ब्लैक होल। आपको इमेज देखने को मिल जाएंगे लेकिन वो रियल इमेज नहीं है। क्यों? कोई भी चीज हम कब देख पाते हैं? जब उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है, और यहां तो प्रकाश भी जाके वापस ही नहीं आ पा रहा, तो ये ब्लैक होल है। ठीक है, चलिए गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? ऐसे जोन या ऐसी अवस्था, मतलब पृथ्वी सम अवस्था अगर कहीं मिलेगी, पृथ्वी जैसी अवस्था अगर कहीं मिल रही है, जहां पृथ्वी के जैसा पूरा सिस्टम है, रहने का, खाने का, पीने का, बाकी सारे मतलब जैविक जीवन की दशाएं अगर पृथ्वी जैसी कहीं मिल रही है, दैट इज गोल्डीलॉक जोन उसको बोलते हैं, है ना। ये सब सवाल आए हुए हैं, गोल्डीलॉक जोन भी पूछा है, यूपीएससी ने पूछा, पीसीएस ने नहीं पूछा है, आ सकता है। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? ये मैं थोड़ा सा हल्का सा 2 मिनट लेके आपको बता देता हूं। चंद्रशेखर सीमा किसी भी ग्रह का, इसको खोजा था वैज्ञानिक सुब्रहण्यम चंद्रशेखर ने। ठीक है, सुब्रहण्यम चंद्रशेखर ने, है ना, भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया चंद्रशेखर लिमिट। और उनकी इस खोज के लिए 1983 में उनको नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया, नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया भौतिकी के। ठीक है, तो ये इन्होंने खोजा था। क्या खोजा था? इन्होंने खोजा कि एक तारे का होता क्या है। मान लो एक तारा आज है, कल को इसका क्या होगा, है ना। कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में स्थायित्व लिए हुए नहीं है, जो उत्पन्न हुई है उसका नाश होना है, चाहे फिर वो तारा हो, कुछ भी हो। ठीक है, तारे का नाश होगा तो क्या होगा? इन्होंने बताया कि हमारे सौरिक द्रव्यमान का 1.44 या कहीं कहीं 1.43 भी लिखा मिलता है। इतने सौरिक द्रव्यमान से अगर कोई तारे का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसमें क्या होगा? अगर कम है, अगर कम है तो वो बनेगा, अगर कम है तो उसको बोलते हैं श्वेत वामन तारा, वो बनेगा श्वेत वामन तारा बनेगा, और श्वेत वामन तारा होके धीरे धीरे होके खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने कहा कि अगर उसका द्रव्यमान 1.43 सौरिक द्रव्यमान से ज्यादा है तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट उसमें होगा, और सुपरनोवा विस्फोट के बाद यह तारा बनेगा रेड, जो है 2 अवस्थाओं को प्राप्त होगा, या तो वो पल्सर तारा बनेगा, या तो वो पल्सर तारा बनेगा, या फिर यही सुपरनोवा विस्फोट के बाद खत्म होते होते, सब कुछ होते होते ये बनेगा ब्लैक होल। ठीक है, जो हमने ब्लैक होल देखा वो ये बनेगा ब्लैक होल। तो ये चंद्रशेखर लिमिट है 1.44 जो है सौरिक। ठीक है, ये चंद्रशेखर लिमिट है। तो ब्लैक होल बनने की परिघटना को इन्होंने बताया, टेक्निकलिटीज बताई कैसे कैसे होता है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, है ना। और जो है पल्सर बनेगा या फिर जो है ब्लैक होल बनेगा धीरे धीरे करके। चलिए, तो ये आपका आज का पूरा जो है वो था सौरमंडल, ब्रह्मांड, है ना, विभिन्न ग्रह हमने समझे। मुझे लगता है 1-1.25 घंटा जितना भी ये क्लास रही है उसमें आपने बेहतरीन तरीके से चीजों को समझा होगा, अच्छे से समझा होगा। इन क्लासेस को कंटिन्यू रखिएगा, आपको बहुत लाभ इनसे मिलने वाला है। आप एग्जाम में डायरेक्ट यहां से प्रश्न रखे हुए देख पाएंगे, है ना। ये आज की चौथी क्लास थी। धीरे धीरे 151 लेक्चर्स लगभग होने हैं। मैंने आपको अपने सेगमेंट शुरुआत में बता दिए थे मुझे क्या क्या कराना है ना। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, साझा अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। अच्छी चीजें साझा करते रहना चाहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में राय जरूर रखिएगा। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।